Hi everyone, good evening everyone, and it is very much obvious that why I am here today. We are going to discuss few 10 important MCQs of psychiatric nursing for our upcoming NORCET exam. क्योंकि थोड़े से दिन रह गए हैं, मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी से कुछ important questions डिस्कस कर लेते हैं। तो जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक हम लोग कुछ important questions रोज डिस्कस करते रहेंगे। And best time to watch these videos जस्ट बिफोर गोइंग टू स्लीप, क्योंकि मैं इन वीडियोस को शॉर्ट रखूंगी, 10 क्वेश्चंस एक वीडियो में, जिससे कि आपको ज्यादा टाइम टेकिंग भी ना हो और आप रोज थोड़ा 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 करके रिवाइज कर लो। ओके, तो नेक्स्ट हाफ एन आवर में वी आर गोइंग टू डिस्कस 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद ऑल दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर क्लियरिंग द नॉर्सेट एग्जाम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए, देखो सबसे पहली बात तो नॉर्सेट प्रीलिम्स एक ऐसा एग्जाम है जो कि बहुत ज्यादा बेसिक भी नहीं आता, बहुत एडवांस्ड भी नहीं आता, मिक्स्ड आता है। तो उसी तरीके से हम उसी पैटर्न पे हम अपनी प्रिपरेशन को लेकर चलेंगे। ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, विच न्यूरोट्रांसमीटर इज प्राइमरली इन्वॉल्व्ड इन डिप्रेशन। तो आपको ये बताना है इनमें से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर प्राइमरली इन्वॉल्व है डिप्रेशन में। देखो जब आप ऑप्शंस की तरफ देखोगे तो आपको लगेगा डोपामिन भी इन्वॉल्व है, आपको लगेगा सेरोटोनिन भी है, शायद एसिटाइलकोलिन भी और गाबा भी है। पर आपको कौन सा बताना है? आपको बताना है प्राइमरली इन्वॉल्व इन डिप्रेशन। तो हमेशा याद रखना, इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको सारे ऑप्शन सही लगते हैं, उसमें से बेस्ट आंसर आपको चूज करना होता है। तो इसमें बेस्ट आंसर कौन सा है? आई होप आपने अभी तक चूज कर लिया होगा, एंड वी ऑल नो द राइट आंसर इज सेरोटोनिन। वाई सेरोटोनिन? क्योंकि जब हम डिप्रेशन पढ़ते हैं, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं, वी हैव डिस्कस्ड दैट देयर इज अ हाइपोथेसिस जिसको कि हम सेरोटोनिन या मोनोअमाइन हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली क्या है कि सेरोटोनिन जो है ना, क्या हो जाता है? इट गेट्स डिक्रीज्ड, इट गेट्स डिक्रीज्ड। सेरोटोनिन in case of depression it gets decreased along with नॉरएपिनेफ्रिन। ये दोनों के दोनों मेजर तरीके से कम हो जाते हैं, नॉर्मल से नीचे आ जाते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेसिव सिम्टम्स होते हैं। और इसी वजह से जब हम लोग एसएसआरआईज देते हैं या फिर एसएनआरआईज देते हैं, वो क्या करते हैं? दे ब्लॉक द रीअपटेक ऑफ दीज टू, जिससे कि जो इनका लेवल है वो वापस से नॉर्मलाइज हो जाए। ये तो रही एक बात। अब बात देखें तो डोपामिन भी इन्वॉल्व है, एसिटाइलकोलिन भी इन्वॉल्व है, गाबा भी इन्वॉल्व है, बट वी आर टॉकिंग प्राइमरीली तो सेरोटोनिन की बात करते हैं। सेरोटोनिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका किस किस फंक्शन पे अफेक्ट होता है, किस किस फंक्शन को ये अफेक्ट करता है? मूड को अफेक्ट करता है, स्लीप को अफेक्ट करता है, मेमोरी को अफेक्ट करता है, एंड देयर आर अदर फंक्शंस आल्सो। तो याद रखना है, जब भी आपके दिमाग में, आपके सामने सेरोटोनिन पे क्वेश्चन हो या डिप्रेशन पे क्वेश्चन हो, दोनों चीजें आपस में रिलेटेड हैं और सेरोटोनिन हमारे मूड को अफेक्ट करता है। ओके, लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। नाउ दिस इज एक ऐसा डिसऑर्डर है जिससे क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो ओसीडी से रिलेटेड काफी चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्या याद रखनी है? क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है? आपको याद रखना है कि ओसीडी एक इस तरह की बीमारी है जिसमें पेशेंट को ऑब्सेशंस होते हैं। पेशेंट को ऑब्सेशंस होते हैं मतलब इंट्रूसिव थॉट्स हैं, रिकरेंट थॉट्स हैं, पेशेंट चाह के भी उन थॉट्स को नहीं रोक पाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से एंजाइटी बिल्डअप होती है। एंजाइटी बिल्डअप होती है, पेशेंट अपने आसपास देखेगा सब कुछ मेसी है और कुछ टेबल पे चीजें ऑर्डरली नहीं रखी हैं, अच्छे से नहीं रखी हैं, तो उसका दिमाग, ध्यान बार बार उस तरफ जाता रहेगा और एंजाइटी बिल्डअप होती रहेगी। और फिर वो क्या करेगा? फिर वो एक्ट कर देगा, उठेगा, उन चीजों को ठीक करने लगेगा। जब तक नहीं करेगा तब तक एंजाइटी बिल्डअप होती रहेगी। सो दिस इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, वन ऑफ द एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया। पर अगर हम बात करें कि मोस्ट कॉमन ऑब्सेशन कौन सा है, ये मैंने अपने सेशंस में कई बार बताया है, अभी भी रिपीट करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमन ऑब्सेशन है कंटामिनेशन का। मोस्ट कॉमन ऑब्सेशन है गंदा होने का, कंटामिनेशन का। तो मोस्ट कॉमन कंपल्शन क्या हुआ? आपको ये भी जानना जरूरी है। तो मोस्ट कॉमन कंपल्शन क्या हुआ? यस, मुझे पता है जो आप सोच रहे हो वही है, हैंड वॉशिंग या फिर वॉशिंग।
वॉशिंग इज द मोस्ट कॉमन कंपल्शन। ये बात हुई ओसीडी के बारे में। अब बात करते हैं इफेक्टिव ट्रीटमेंट के बारे में। ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ईसीटी का जो मेजर इंडिकेशन है वो क्या है? मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज द मेजर इंडिकेशन फॉर ईसीटी। तो ओसीडी के केस में ये थोड़ा कम फिट होता है। चलते हैं सीबीटी की तरफ। सीबीटी क्या फोकस करता है? हमारे नेगेटिव थॉट्स को, और वो नेगेटिव थॉट्स हमें किस तरीके से बिहेव करने पे मजबूर कर रहे हैं, उन चीजों पे। तो लगता है कि सीबीटी हमारे क्वेश्चन के आंसर पे फिट होता है, तो सीबीटी हमारा आंसर हो सकता है। बाकी और ऑप्शंस देख लेते हैं, जैसे साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस में हम किन चीजों पे बात करते हैं? जैसे कि डिफेंस मैकेनिज्म्स। ग्रुप थेरेपी इज ऑल्सो नॉट इफेक्टिव फॉर ओसीडी। तो हमारा जो मोस्ट रेलिवेंट आंसर है, इनफैक्ट जो इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट, दैट इज सीबीटी। अगर हम बात करें कि सीबीटी और कौन से डिसऑर्डर्स में हेल्प करती है, तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि सीबीटी नेगेटिव थॉट्स को फोकस करती है। तो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, ADHD can also be one of them. So these are some disorders जहाँ पे कि CBT effective है। Okay, तो coming back to the answer, OCD के लिए most effective treatment है cognitive behavioral therapy। आगे चलते हैं। Now the third question is a sudden onset of intense apprehension। अचानक से बहुत ज्यादा घबराहट शुरू हो गई, बहुत डर लगने लगा, टेरर होने लगा, often without an unidentifiable cause। मतलब जो कॉज है वो समझ में नहीं आ रहा है, पर ये सब पेशेंट को होने लगा। कौन सी बीमारी में, कौन से डिसऑर्डर में ये होता है? क्या ये स्किज़ोफ्रेनिया में होता है? नहीं होता, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया में तो हमने साइकोटिक फीचर्स पढ़े हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में हमने देखा है कि पेशेंट की थिंकिंग, पेशेंट का जो मेंटल फैकल्टीज हैं, वोल्यूशन है, वो सब अफेक्ट होने लगता है। तो स्किज़ोफ्रेनिया तो नहीं है हमारा आंसर। पैनिक डिसऑर्डर, क्या पैनिक डिसऑर्डर हमारा आंसर है? क्या होता है पैनिक डिसऑर्डर में? पैनिक डिसऑर्डर में पेशेंट पैनिक हो जाता है, उसको पैनिक अटैक्स होने लगते हैं। और पैनिक अटैक्स क्या होते हैं? विदाउट एनी कॉज की वजह से इंटेंस एंजाइटी हो जाती है और पेशेंट को लगता है बहुत ज्यादा डर, और पेशेंट को लगता है नोबडी कैन सेव मी, आई एम गोइंग टू डाई टुडे, फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम। तो पैनिक डिसऑर्डर हमारे आंसर पे फिट कर रहा है। ऑप्शन सी देखें तो बाइपोलर है। बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है? बाइपोलर डिसऑर्डर में जो पेशेंट का मूड है या पेशेंट का अफेक्ट है, ये दोनों चीजें मेजर तरीके से अफेक्ट होती हैं। मेजर तरीके से यहाँ पे डिस्टर्बेंस होता है, या तो पेशेंट का मूड लो होता है या पेशेंट का मूड सैड होता है। अब बात करते हैं पीटीएसडी की। तो पीटीएसडी क्या है? पीटीएसडी इज पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। कब होता है ये पीटीएसडी? कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के बाद, कोई भी ऐसा क्राइसिस होने के बाद पेशेंट को जब स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन एंड आंसर। तो पैनिक डिसऑर्डर जो हमारे बिल्कुल फिट हो रहा है आंसर पे, वो है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर इज द आंसर। पीटीएसडी के बारे में मैं चाहूंगी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पीटीएसडी? 3 फीचर्स हैं, 3 फीचर्स हैं पीटीएसडी के। क्या फीचर्स हैं? पहली चीज, इंट्रूसिव थॉट्स, या इंट्रूजन हम कह सकते हैं, फ्लैशबैक्स, नाइटमेयर्स। जो भी ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है, बार बार उसके फ्लैशबैक्स आना। दूसरी चीज है अवॉइडेंस। अवॉइडेंस मतलब पेशेंट उस चीज के बारे में बात करना या उस जगह पे जाना, कोई भी ऐसी बातचीत हो जो उस ट्रॉमेटिक इवेंट से रिलेटेड हो, वो नहीं करेगा। उसके बाद है अराउजल। अराउजल मतलब पेशेंट हमेशा बड़ा हाइपर विजिलेंट रहेगा, अलर्ट रहेगा। रात में भी अगर उसको किसी वजह से उठ गया वो अचानक, तो बड़ा ऐसे उठता है अलर्ट मोड में कि कोई उस पर अटैक करने वाला है और वो अपने आप को डिफेंड करने वाला है। दीज आर द 3 फीचर्स जो पीटीएसडी में है। अगर क्वेश्चन में ये फीचर्स आते हैं तो आपका आंसर पीटीएसडी होना चाहिए, पर हमारे पास क्वेश्चन में फियर है, अप्रहेंशन है, तो पैनिक डिसऑर्डर हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन स्किज़ोफ्रेनिया, delusions and hallucinations are examples of which type of symptoms? delusions और hallucinations कौन से symptoms में आते हैं? नेगेटिव में आते हैं, कॉग्निटिव में आते हैं, पॉजिटिव में आते हैं, या अफेक्टिव में आते हैं?
अब देखो, अगर हम बात करें, देखें कि भाई कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया में। नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं, यस होते हैं। क्या होते हैं नेगेटिव सिम्टम्स? एब्सेंस ऑफ नॉर्मल बिहेवियर, एब्सेंस ऑफ नॉर्मल बिहेवियर। जब पेशेंट से कोई नॉर्मल बिहेवियर एब्सेंट हो जाता है, उसको हम नेगेटिव सिम्टम की कैटेगरी में डाल देते हैं। कुछ नेगेटिव हो गया, कुछ माइनस हो गया। कैसे याद रखेंगे? 6 A's से याद रखेंगे। जैसे कि क्या है 6 A's? एलोजिया, ए सोशियलिटी, ओके, एपैथी, और क्या हो सकता है भाई, जरा याद करो साथ में। एनहेडोनिया हो सकता है, और क्या हो सकता है? अफेक्टिव फ्लैटनिंग हो सकता है। एंड देयर इज वन मोर दैट इज एवोल्यूशन। ये कुछ नेगेटिव सिम्टम्स हैं, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो नेगेटिव सिम्टम तो हमारा आंसर नहीं है। कॉग्निटिव सिम्टम्स की तरफ चलें तो क्या स्किज़ोफ्रेनिया में कॉग्निटिव सिम्टम्स होते हैं? यस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। क्या होते हैं? देखो यहाँ पे क्या है, डिसीजन मेकिंग डिस्टर्ब हो जाता है। पेशेंट कैन नॉट मेक डिसीजंस नाउ। मेमोरी डिस्टर्ब होने लगती है। ये कुछ कॉग्निटिव सिम्टम्स हैं, तो कॉग्निटिव सिम्टम्स भी हमारा आंसर नहीं है। पॉजिटिव सिम्टम्स की बात करें तो पॉजिटिव सिम्टम्स का मतलब क्या है? पॉजिटिव सिम्टम्स का मतलब है प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर मतलब क्या है? कि पेशेंट के अंदर अब कुछ ऐसे बिहेवियर आ गए हैं जो कि पहले नहीं थे, और वो एबनॉर्मल हैं, जैसे कि डिल्यूजन्स एंड जैसे कि हैलुसिनेशंस। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन सी हमारा आंसर है, पॉजिटिव सिम्टम्स। अगर डी के बारे में बात करें, जो कि अफेक्टिव सिम्टम हम देख रहे हैं, तो अफेक्टिव सिम्टम स्किज़ोफ्रेनिया में नहीं होता है। कहाँ होता है? हमारे बाइपोलर डिसऑर्डर्स में होता है, डिप्रेशन में होता है, मेनिया में होता है। ओके नाउ, ओके फाइन, तो हमारा जो आंसर है वो है पॉजिटिव सिम्टम्स। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अच्छा यस, वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल यू। मोस्ट कॉमन, देखो एक और क्वेश्चन में कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट कॉमन डिल्यूजन, तो आपको पता होना चाहिए डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन इज द मोस्ट कॉमन डिल्यूजन। मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशन कौन सा है? ऑडिटरी फॉलोड बाय विजुअल। तो सबसे जो कॉमन हेलुसिनेशन है दैट इज ऑडिटरी। क्वेश्चन नंबर 4 यही खत्म करते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस। ओके, आई थिंक थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ है, हम यहाँ पे इसको अलग तरीके से समझते हैं। यहाँ पे पूछा है हमसे कि एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट। अब मोस्ट कॉमन थोड़ा सा यहाँ पे हमें प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। क्यों? क्योंकि मोस्ट कॉमन तो हमने कुछ और पढ़ा है, वो यहाँ पे ऑप्शंस में है ही नहीं है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप फिर दूसरा अपनी दूसरी स्ट्रैटेजी पे चलोगी। चलो इसमें से देखते हैं, इसमें से कौन सा इसके साथ रिलेट कर रहा है। जो मैं बोल रही हूँ उसको और समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी और सेंस बनाते हैं। देखो, एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस कितनी तरीके के होते हैं? हमने 2 कैटेगरीज पढ़ी हैं। हमने पढ़ी है फर्स्ट जनरेशन जो कि टिपिकल है, और हमने पढ़ी है सेकंड जनरेशन जो कि एटिपिकल है। यही पढ़ा है हमने। और हमने ये भी पढ़ा है कि फर्स्ट जनरेशन के साथ एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स बहुत ज्यादा होते हैं, सेकंड जनरेशन के साथ एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स थोड़े कम होते हैं। अब बात करें साइड इफेक्ट, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है हमारे? एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, ईपीएस इनको बोलते हैं, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। अब देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, इसको जानना होगा, पढ़ना होगा, एंटीसाइकोटिक्स बिल्कुल नहीं छोड़ना है। चलिए, एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस के ईपीएस की बात करें तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है अक्यूट डिस्टोनिया, हमारे पास है अक्यूट डिस्टोनिया, हमारे पास है एकथीजिया, हमारे पास है ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म, हमारे पास है टार्डिव डिस्काइनेसिया, हमारे पास है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। ये 5 नाम बिल्कुल नहीं भूलने हैं, बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। फाइन, अब एक और चीज इनसे रिलेटेड डिस्कस करते हैं। अक्यूट डिस्टोनिया क्या है? अर्लीएस्ट सबसे पहले होने वाला सिम्टम है। एकथीजिया क्या है? कॉमनेस्ट, सबसे कॉमन होने वाला जो ईपीएस है वो है एक्स्थीजिया। टार्डिव डिस्काइनेसिया क्या है?
लॉन्ग टर्म यूज के बाद होने वाला जो साइड इफेक्ट है वो है टार्डिव डिस्काइनेसिया। एनएमएस क्या है? इट्स एन इमरजेंसी कंडीशन, इट्स एन इमरजेंसी कंडीशन। चलिए, ये बात हुई हमारी ईपीएस को लेके, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ईपीएस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू। नाउ द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, अपने ऑप्शंस देखें तो वेट लॉस है, वेट लॉस नहीं होता, इनफैक्ट वेट गेन होता है, वेट गेन होता है, ठीक है, वेट गेन होता है। इससे एक और क्वेश्चन निकल के आया कि अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी दवाई के साथ हाईएस्ट वेट गेन होता है, हाईएस्ट वेट गेन होता है, आपका आंसर क्या है? अनडाउटेडली योर आंसर शुड बी क्लोज़ापाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। टार्डिव डिस्काइनेसिया, यस हमने टार्डिव डिस्काइनेसिया पढ़ा है, तो हमारा आंसर ये हो सकता है। हाइपर एक्टिविटी, नो, हाइपर एक्टिविटी नहीं होती है, एडीएचडी में हो सकती है। टैकिकार्डिया, टैकिकार्डिया भी हमारा यहाँ पे आंसर नहीं है। ओके, तो हमारा जो आंसर है दैट इज टार्डिव डिस्काइनेसिया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A patient with schizophrenia is experiencing auditory hallucinations. The best nursing intervention would be, एक पेशेंट है जिसको कि ऑडिटरी हैलुसिनेशंस हो रहे हैं, उसको आवाजें सुनाई दे रही हैं। एज अ नर्स आपका बेस्ट इंटरवेंशन क्या होगा? चलो ऑप्शंस देखते हैं। टेलिंग द पेशेंट दैट द वॉइसेस आर नॉट रियल, asking the patient to ignore the voices, engaging the patient in a reality based activity, and offering headphones to distract from the voices. Now, what we have to do, what we have to keep in mind while we are taking care of a patient who is experiencing auditory hallucinations, क्या करना होता है हमें ऐसे केस में जब हम किसी ऐसे पेशेंट की टेक केयर कर रहे होते हैं जिसको ऑडिटरी हैलुसिनेशंस होते हैं? पहली चीज, पेशेंट कैन नॉट कंट्रोल दी hallucinations, पहली चीज आपको ये याद रखनी है। दूसरी चीज, पेशेंट कैन नॉट स्टार्ट और स्टॉप दीज hallucinations, ठीक है। तीसरी चीज, डू नॉट आर्ग्यू, डू नॉट डिनाई, डू नॉट कन्फ्रंट, डू नॉट कन्फ्रंट। तो कोई भी आप ऐसा काम नहीं करोगे जिससे पेशेंट को आप और ज्यादा ट्रिगर कर रहे हो। पहली चीज, आप पेशेंट से आर्ग्यू नहीं करोगे, आप पेशेंट को कन्फ्रंट नहीं करोगे कि भाई दिखाओ कहाँ है, फैक्ट्स मांगने लगो। पेशेंट को आप डिनाई नहीं करोगे, आर्ग्यू नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि पेशेंट के लिए वो रियल है, पेशेंट के लिए वो रियल है, पेशेंट अपना जो ऑडिटरी हैलुसिनेशंस एक्सपीरियंस कर रहा है। ऐसे में आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज, आपको पेशेंट के लिए अवेलेबल रहना है, पेशेंट की बात पे विश्वास करते हुए पेशेंट को सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट देना है। यहाँ पे अगर हम देखें कि टेलिंग द पेशेंट दैट वॉइसेस आर नॉट रियल, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप पेशेंट को वो नहीं कर रहे हो, आई मीन रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो उसकी प्रॉब्लम को, उसकी प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रहे हो, उसकी प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो? या डिनाई कर रहे हो, विच इज नॉट थेराप्यूटिक। Asking the patient to ignore the voices, no, it cannot happen because patient cannot start or stop these hallucinations. दीज हेलुसिनेशंस क्या है उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये रियल है या फैंटेसी है। तो आप क्या करोगे? यू हैव टू एंगेज द पेशेंट इन अ रियलिटी बेस्ड एक्टिविटी, जिससे कि आप पेशेंट का जो वो कनेक्शन टूट गया है ना रियलिटी के साथ, उसमें आप थोड़ा सा उसको वापस लाने में हेल्प करो। रियलिटी बेस्ड एक्टिविटी में आपको पेशेंट को एंगेज करना है, एंड दिस ऑल्सो विल नॉट हेल्प। सो द राइट आंसर आपको याद रखना है, दिस क्वेश्चन माइट कम, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस में क्या नर्सिंग इंटरवेंशन होनी चाहिए। इन चीजों को याद रखो। मैं नहीं कहती कि बिल्कुल यही क्वेश्चन आएगा, पर अगर कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो स्टेटमेंट कुछ भी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मेनिक एपिसोड। मेनिक एपिसोड के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं। उससे पहले मैं चाहूंगी कि हम एक चीज, एक निमोनिक हम याद कर लेते हैं, जो कि मैं अपने सेशंस में आपको बताती भी हूँ। क्या निमोनिक है? आपको हेल्प करेगा कि आप मेनिक एपिसोड को या मेनिया के सिम्टम्स को याद रख पाओगे। निमोनिक क्या है? साइज ट्रैश। एस स्टैंड्स फॉर स्पीच। कैसी स्पीच होती है? प्रेशर्ड स्पीच होती है। पेशेंट बहुत तेज तेज बोल रहा है, प्रेशर के साथ बोल रहा है। आई स्टैंड फॉर आइडियाज। कैसे आइडियाज हो रहे हैं? आइडियाज फ्लाई कर रहे हैं, फ्लाइट ऑफ आइडियाज है। जी इज ग्रैंडियोसिटी।
G is grandiosity. पेशेंट को डिल्यूजन्स हो रहे हैं ग्रैंडियोसिटी के, दैट आई एम वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी रिच और वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. ओके, E stands for elevated mood. E stands for elevated mood. T stands for talkativeness. पेशेंट बहुत ज्यादा बात करता है, अननेसेसरी बोलता रहता है. R stands for reckless behavior और risky behavior. ठीक है, अपना घर बेच दिया बहुत ही मिनिमल से अमाउंट में, या किसी को ऐसे ही किसी के नाम कर दिया, बड़े बड़े बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स कर दिए, या फिर ड्राइविंग बिल्कुल रैश ड्राइविंग कर दी. ए स्टैंड्स फॉर एजिटेशन. एजिटेशन का मतलब है कि गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज बढ़ गई हैं, बहुत सारे काम एक ही दिन में, मल्टीपल थिंग्स पेशेंट इज डूइंग. एंड अटेंशन. अटेंशन क्या है? हाईली डिस्ट्रैक्टेबल है पेशेंट यहाँ पे. एस स्टैंड्स फॉर स्लीप. स्लीप का मतलब क्या है? डिक्रीज्ड नीड फॉर स्लीप. पेशेंट इतना बिजी है, इतने सारे काम एक साथ हैंडल कर रहा है कि उसको लगता है कि नहीं नहीं, मेरे को सोने में टाइम वेस्ट नहीं करना है. एच स्टैंड्स फॉर हाइपर सेक्सुअलिटी. हाइपर सेक्सुअलिटी. तो सबसे पहले हमें इनको याद करना है, उसके बाद हम चलेंगे अपने क्वेश्चन पे. अब चलते हैं ऑप्शंस पे. एक्सेसिव स्लीपिंग. No, this is not happening. Excessive sleeping is not happening. This might happen in depression. Depression में क्या है? पेशेंट को excessive sleeping भी हो सकती है, insomnia भी हो सकता है. Decreased need for sleep, ये तो हमने देखा है कि मेनिया में हो रहा है. Lack of interest in activities, this happens in depression. क्या होता है? एनहेडोनिया होता है डिप्रेशन में और स्किज़ोफ्रेनिया में. Slow speech, this also happens in depression. तो ये तीनों चीजें जो है डिप्रेशन को शो कर रही हैं. हमारा जो आंसर है ऑप्शन बी है, डिक्रीज नीड फॉर स्लीप. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which nursing diagnosis is most appropriate for a patient experiencing suicidal ideation? अब देखो, अगर सुसाइडल आइडिएशन का कोई एमसीक्यू आता है, सिनेरियो आता है जिसमें आपसे बेस्ट इंटरवेंशन पूछी है या प्रायोरिटी इंटरवेंशन पूछी है, तो इंटरवेंशन तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको डायग्नोसिस पे पहुंचना होगा. तो अगर आप ये पहचान देंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, तो आप अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन पे भी पहुंच सकते हैं. तो आपसे पूछा गया है सुसाइडल आइडिएशन के केस में नर्सिंग डायग्नोसिस कौन सा होगा मोस्ट अप्रोप्रिएट. डिस्टर्ब्ड थॉट प्रोसेस नहीं होगा, रिस्क फॉर सुसाइड हमारा आंसर है, क्योंकि बहुत ही सीधा सीधा, बहुत ही रेलेवेंट सा आंसर है. अगर पेशेंट को सुसाइड के थॉट्स आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि रिस्क फॉर सुसाइड है. और रिस्क फॉर सुसाइड है तो क्या करोगे आप? व्हाट यू विल डू? यू विल प्रोवाइड पेशेंट, क्या आप क्या करोगे? यू विल प्रोवाइड सेफ एनवायरमेंट टू द पेशेंट. ओके, एंड अंडर कांस्टेंट सुपरविजन आप पेशेंट को रखोगे. अंडर कांस्टेंट सुपरविजन आप पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ोगे. ओके, तो चलिए हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्राइमरी गोल ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन इन साइकेट्रिक नर्सिंग. साइकेट्रिक नर्सिंग में जब हम थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन करते हैं तो व्हाट इज द प्राइमरी गोल? क्यों करते हैं? सबसे पहला इंपॉर्टेंट गोल क्या है? लेट अस हैव अ लुक एट द ऑप्शंस. Solve the patient's problems? No, we are not there to solve patient's problems, बल्कि हम पेशेंट को इतना ज्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हैं, असिस्ट करने के लिए कि वो अपनी कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके. प्रमोट पेशेंट्स इंसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग. यस, वी डू इट. हम चाहते हैं कि पेशेंट की इंसाइट बढ़े, पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग बढ़े, अवेयरनेस बढ़े. टीच द पेशेंट अबाउट देयर कंडीशन. ठीक है, थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन इस चीज के लिए भी यूज हो सकता है, पर इसके लिए साइको एजुकेशन भी यूज हो सकती है. बट हमसे प्राइमरी गोल पूछा जा रहा है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गोल्स. कंट्रोल पेशेंट्स बिहेवियर. नो, थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन कैन बी यूज टू कंट्रोल पेशेंट्स बिहेवियर, बट प्राइमरीली जो हमारा काम है वो है कि पेशेंट की इंसाइट बढ़नी चाहिए अपनी बीमारी को लेके, या व्हाट ऑल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसके आसपास क्या चल रहा है, उसकी वजह से बाकी और लोगों की लाइफ कैसे अफेक्ट हो रही है. इन सब चीजों को हेल्प करने में थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन यूज होता है. सो द आंसर इज ऑप्शन बी. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन. आफ्टर टेकिंग एंटीडिप्रेसेंट्स फॉर अ वीक, पेशेंट क्या रिपोर्ट करता है? पेशेंट ने एक हफ्ते दवाई ली और पेशेंट ने बोला कि मुझे तो हो गया है कॉन्स्टिपेशन और मेरे मूड में कोई इंप्रूवमेंट है नहीं, तो मैं क्या करूं? तो नर्स का करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा? लेट अस हैव अ लुक एट द ऑप्शंस. स्टॉप द मेडिकेशन इमीडिएटली एंड रिपोर्ट टू द डॉक्टर. क्या आप बोलोगे कि नहीं, अभी दवाई बिल्कुल बंद कर दो और डॉक्टर को आप रिपोर्ट करोगे? या आप बोलोगे इट टेक्स 2 to 4 weeks for the effects of medications and side effects may subside over time? Just think about the right answer.
I think you should take a branded medicine in place of generic. And option D है, I will schedule your appointment with the gastroenterologist immediately. What should we do? देखो, सबसे पहले हमें समझना होगा कि कोई भी दवाई अगर पेशेंट को चल रही है तो एटलीस्ट 2 से 4 हफ्ते पेशेंट को वो दवाई लेनी होगी, तभी उसका इफेक्ट आएगा, बॉडी एडजस्ट करेगी, अडेप्ट करेगी और साइड इफेक्ट्स धीरे धीरे सबसाइड होंगे। तो राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर ये हो गया कि हमें पेशेंट को बताना है कि भाई 2 से 4 हफ्ते तक खाओ, क्योंकि अभी पेशेंट ने सिर्फ 1 हफ्ते तक दवाई ली है, उसके बाद उसके मूड पे जो असर दिखेगा या कुछ इंप्रूवमेंट दिखेगा। एक और स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट। लॉन्गेस्ट स्टेटमेंट हैज टू बी द राइट आंसर, ठीक है? पर अगर कॉन्सेप्ट्स पता होंगे तो नेगेटिव मार्किंग से बच जाएंगे, है ना? सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन, एंड we are going to end this session with a very important quote, with a very important message. What comes easy won't last. What lasts won't come easy. मतलब क्या है? देखिए, मेहनत आप लोग कर रहे हैं, आपको और ज्यादा मेहनत करनी है, और कड़ी मेहनत करनी है, क्योंकि जो आप लाइफ में चाहते हैं ना, जो आपका ड्रीम है, वो इतनी आसानी से पूरा नहीं होगा। उसके लिए आपको मेहनत और लगन से लगना होगा। और मान लीजिए जो चीजें इजी आ जाती हैं वो लंबे समय तक नहीं चलती हैं। तो अभी फोकस रहो, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत हो, मेहनत करो। जो भी आपका ड्रीम है या आपका नॉर्थ से क्रैक करने का ड्रीम है, ये जरूर पूरा होगा। और एक बार पूरा हो गया फिर तो उम्र भर रहेगा ना। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। इसी तरीके से हम लोग छोटे छोटे सेशंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करते रहेंगे। सो बाय बाय एवरीवन।